हेलो दोस्तों, वेलकम। और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के 5th चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि यह चैप्टर है क्या। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभिधारणाएं हैं, अभिग्रहित हैं और कुछ हम एग्जाम्पल भी करेंगे। इसके बाद जो बाकी 2 वीडियोज़ होंगे उनमें आपकी 2 एक्सरसाइज सॉल्व होंगी। अगर आपको दोनों वीडियोज़ चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में आप उन वीडियोस को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, आपको बेसिक से ये चैप्टर समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि यूक्लिड बहुत पुराने मैथमेटिशियन हैं और ये बहुत पुराने टाइप की जो उस ज़माने में जो ज्योमेट्री रही होगी वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन की है। अब आपको थोड़ा सा ये डिफरेंट लगेगा क्योंकि आजकल तो आपके पास सीधे से फॉर्मूले हैं कि अगर एरिया निकालना है तो भाई पाई आर स्क्वायर रखो। अब ये तो आपको पता है, लेकिन उस ज़माने में उनके पास जो मैथमेटिशियंस थे ये सब फॉर्मूले नहीं हुआ करते थे। उन्होंने इन चीज़ों की शुरुआत की थी, गणित की ये जो ज्यामिति है इनकी शुरुआत की थी। तो इसलिए जो उन्होंने अपने हिसाब से जो नियम बनाए वो इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ज्यामिति जो शब्द है उसका मतलब क्या है। ज्यामिति को इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो, जिसका मतलब होता है भूमि या धरती, और दूसरा मीट्रियन है। मीट्रियन को उन्होंने मैट्री कर दिया और इसका मतलब होता है मापना। तो बेसिकली धरती मापना या भूमि मापना। तो उस समय जो ज्यामिति लोग पढ़ते थे उनका मेन मकसद ये था कि भाई हम खेत बना रहे हैं तो खेत में हम कुछ इस तरह से पार्टीशन करें कि इक्वल जगह पे इक्वल सब्जी बोई जा सके। ये उन्होंने ऐसा सोचा होगा। इसके बाद जैसे पिरामिड आपने देखे होंगे, पिरामिड बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बहुत ही शानदार मैथ्स का, ठीक है। तो जो पिरामिड्स बने, उन पिरामिड्स में जो कटिंग की बिल्कुल एक प्रॉपर एंगल पे उन्होंने की। तो इसमें भी ज्योमेट्री का यूज़ है। इसके अलावा लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें ज्योमेट्री का यानी ज्यामिति का यूज़ था। तो इसीलिए उन्होंने जो ज्यामिति बनाई या बनाने का सोचा, इसके नियम बनाने की सोचे, ये अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए कि भाई एक लकड़ी देख ली कि इसकी लंबाई इतनी है, अब इतनी ही लंबाई की बाकी लकड़ियाँ इनको तोड़नी है, तो फिर इस ये लकड़ी है इसको एक मेज़रमेंट लेके और इसके हिसाब से बाकी लकड़ियों को यानी इससे नाप के, ठीक है ना, एक किस्म से उन्होंने नापने का साधन बना दिया कि बाकी लकड़ियों को हम तोड़ेंगे इसके हिसाब से। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि कैसे रेगुलर लाइफ में वो ज्योमेट्री का यूज़ करते थे। इवन अभी भी होता है इस तरह से। तो ये जो उस समय की जो ज्योमेट्री थी ये उन्होंने इस हिसाब से बनाने की कोशिश की कि हमारे आसपास की चीज़ें जो हम देख रहे हैं, भूमि देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, इन सब की कैलकुलेशन करने में आसानी हो। और फिर धीरे धीरे इन चीज़ों का विकास हुआ। तो कुछ साइंटिस्ट आपको दिखेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया ज्योमेट्री में। एक बुधायन जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने वैदिक ज्यामिति जो है उनकी शुरुआत की थी। और सबसे फेमस बौधायन सुलभा सूत्र था जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो बेसिकली जो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करते हैं इसका जो मेन क्रेडिट है ये बौधायन को जाना चाहिए। ये अलग बात है कि पाइथागोरस को जाता है इसका क्रेडिट। तो बौधायन जो बहुत ही पुराने मैथमेटिशियन है, उन्होंने कुछ अपने नियम बनाए थे। इसके बाद पाइथागोरस ने भी उनमें से एक फॉर्मूले को लेके और फिर एक प्रॉपर हमें पाइथागोरस थ्योरम दी, ठीक है। उसके बाद थेल्स आए, थेल्स ने भी अपना योगदान दिया। और उसके बाद यूक्लिड आए। यूक्लिड मिस्र के यानी जो इजिप्ट है उसके गणितज्ञ थे जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का पिता कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने दी एलिमेंट्स नाम की एक पुस्तक जो है वो लिखी और इसमें टोटल 13 अध्याय हैं जिसमें 23 परिभाषाएं हैं और 465 कथन लिखे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आर्यभट्ट हमारे फेमस मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया। और फिर ब्रह्मगुप्त, भास्कर, इन सब ने काफ़ी योगदान दिया गणित में, ठीक है ना। आप अगर चाहो इनके बारे में पॉज करके पढ़ सकते हो कि इन्होंने क्या लिखा। एनीवे, अब बात करते हैं यूक्लिड की।
यूक्लिड ने जो परिभाषाएं दी, यूक्लिड ने जो अभिधारणाएं दी, जो अभिग्रहित दी, उनको हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी। अब देखो यूक्लिड ने ये बोला कि भाई कुछ चीज़ों की हम परिभाषाएं दे सकते हैं, कुछ की परिभाषाएं नहीं दे सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने, कुछ चीज़ें ऐसी है जिनकी उन्होंने परिभाषा दी, जैसे बिंदु। तो बिंदु क्या होता है, यानी पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई भाग नहीं होता है। ठीक है, कोई भाग का मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा विमा, विमा कहो या विस्तार कहो, अगर हम उसको कहें इंग्लिश में तो ये होता है डायमेंशन, यानी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस चीज़ का बढ़ना। ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब अगर मैं बात करूं बिंदु की, तो बिंदु एक ऐसी चीज़ है जिसकी ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है और ना ऊंचाई है। यानी बिंदु के लिए कहते हैं कि इसमें कोई भी विमा नहीं है, इसमें कोई विमा नहीं है, ये बिंदु है। ठीक है, इसके बाद आता है रेखा। रेखा की केवल एक विमा होती है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि ये एक ही तरफ जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है ना, अब आप ये मत बोलना कि सर पीछे भी तो जा रही, आगे भी जा रही है, नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल एक ही जो है, कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल एक ही उसमें है। ठीक है ना, ये इसमें केवल लंबाई है, कहने का मतलब ये है, इसमें लंबाई है, इसमें चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है। अब अगर हम बात करें पृष्ठ की, ये तो रेखा थी, अब पृष्ठ की बात करते हैं। तो पृष्ठ इस तरह से होता है, जैसे आयत है, ये पृष्ठ हो गया, इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई भी होती है, ये अलग बात है, इसमें ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, जैसे आयत है तो ये पृष्ठ हो गया। तो ये दो विमाएं हो गई, क्योंकि दो तरफ फैला हुआ है, एक लंबाई की तरफ, एक चौड़ाई की तरफ, तो इसकी दो विमाएं हैं। इसके बाद बात करते हैं ठोस की। ठोस यानी सॉलिड, इसकी विमाएं तीन होती हैं, यानी इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है ना, तो ये बेसिक मैं आपको विमा बताना चाह रहा था, ये ध्यान रखना। ओके, अब बात करते हैं बिंदु की। तो बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। देखो आपको दो चीज़ यहाँ पे सुनने को बार बार मिलेंगी, एक है पूर्ण और एक है भाग। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि दो चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, एक पूर्ण और एक भाग, तो इनका ध्यान रखना। पूर्ण है कोई पूरी चीज़, जैसे कि ये है पिज्ज़ा, और भाग है इसका एक स्लाइस। ठीक है ना, तो भाग का मतलब उसका एक हिस्सा मान लो। ठीक है ना, और पूर्ण जो चीज़ पूरी है वो। बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता, मतलब कहना मतलब ये है कि जो बिंदु है ये तो खुद ही कुछ नहीं है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई, तो इसका क्या भाग होगा। तो बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। ठीक है ना, अब दूसरी परिभाषा देखो, रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। तो अभी मैंने बताया कि जो रेखा होती है उसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। तो जो रेखा है, अब देखो ये अलग बात है कि आजकल की जो गणित होती है उसमें रेखा के सिरों को बिंदु नहीं बोलते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने लिखा था, क्योंकि उस समय ये मानते थे कि चलो ये रेखा है। आजकल इसको रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, और रेखा अनंत लंबाई की होती है। तो जो ये रेखा है इसके जो सिरे हैं ये बिंदु होते हैं, ये ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसमें अच्छा, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम बिंदुओं को ऐसे ऐसे आपस में मिलाएं, बिल्कुल चिपका चिपका के मिलाएं बिंदुओं को, तो ये एक रेखा बन जाएगी। आप समझ आ रहे हैं ना आपको, तो उसका कहने का मतलब ये बिल्कुल चिपका चिपका के हम बिंदुओं को ऐसे रखें, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये रेखा है ये बहुत सारे बिंदुओं का एक मिश्रण है, इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है, और बिंदु से बिंदु मिलकर ये रेखा बनी है। अब बात समझ आ गई। अच्छा, बात करते हैं पृष्ठ की। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो पृष्ठ होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है ना, तो ये तो समझ आ गया आपको। पृष्ठ जैसे आयत हो गया, आयत एक पृष्ठ है। ठीक है, जिसको आप पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे वृत्त हो गया, तो वृत्त भी एक पृष्ठ है, एक त्रिभुज भी एक पृष्ठ है। ठीक है, चतुर्भुज भी एक पृष्ठ है, ये सभी पृष्ठ हैं। ठीक है ना। अच्छा,
अब बात करते हैं पृष्ठ के किनारे। तो पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये पृष्ठ है और इसके जो किनारे हैं ये जो है ये रेखा है। ओके, ये रेखा है। एक समतल पृष्ठ यानी प्लेन सरफेस एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। यहाँ पे भी कहने का ये मतलब है कि अगर हम सीधी रेखाओं को एक दूसरे से चिपका दें, बिल्कुल चिपका चिपका के ड्रॉ करें, तो हमें एक पृष्ठ मिल जाएगा। ये कहा गया है, ठीक है ना। ये अब आपको समझ आ रहा है कि इस कथन का मतलब क्या है। ओके, तो ये सभी परिभाषाएं हैं जो यूक्लिड ने दी हैं। और अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, अभिग्रहित और अभिधारणाएं। तो यूक्लिड ने कुछ अभिग्रहित और कुछ अभिधारणाएं बताई और उन्होंने ये कहा कि ये जो बातें हैं, कुछ बातें उन्होंने कही, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो बातें हैं इनका ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, यानी उन्होंने इनको सिद्ध नहीं किया था कि ऐसा क्यों है। बस उन्होंने बोला कि ये बातें हैं और ये सत्य हैं, बस आप इनको सत्य मान लो। इसलिए इसको स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो अभिग्रहित जो है इसको इंग्लिश में एक्सियोम्स कहते हैं और जो अभिधारणाएं हैं ये पोस्टुलेट्स हैं। अच्छा, अब जो अभिधारणाएं हैं ये बिल्कुल किससे संबंधित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइनें वाइनें एंगल वेंगल बने हैं, यानी ये ज्यामिति से संबंधित हैं। लेकिन जो एक्सियोम्स हैं ये जनरली आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये अभिधारणाएं ज्यामिति से ही संबंधित थी और जो अभिग्रहित हैं इनको आप नॉर्मल मैथ्स में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा है, ठीक है। ओके, अब एक एक करके बात करते हैं इन अभिग्रहितों की। तो सबसे पहले अब देखो, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये पढ़ने में, बिल्कुल डिफरेंट है और थोड़ा फनी भी लगेगा। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो आप पढ़ेंगे, ये अभी तो आपको बहुत नॉर्मल लगेगा, लेकिन सोचो जिस समय ये चीज़ बनी, यानी जिस समय इन चीज़ों की शुरुआत हुई, आज से करीब 2-2.5 हज़ार साल पहले, तो उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, बिग डील थी कि वो पूरा, जिसे रेवोल्यूशनरी कहते हैं, पूरी दुनिया की ज्योमेट्री ही चेंज हो गई इन चीज़ों से। तो इसीलिए इनका एक अपना महत्व है। वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो पहले मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि मान लो एक ये है वस्तु, ठीक है ना, और एक ये है और एक ये है। अब अगर ये और ये आपस में बराबर हैं और ये आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। सी तो आप समझते ही हैं ना कि अगर इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर हो, इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर हो, तो इन दोनों की हाइट भी तो बराबर होगी। तो ऐसा ही है ये। और इसको अगर हम दूसरी तरह से लिखें तो ये होगा कि अगर a बराबर c है, b बराबर c है, तो a बराबर b होगा, ठीक है ना। तो ये तो है फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड की। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तो उसका कहने का मतलब, उनका कहने का मतलब है, यानी इस कथन का क्या मतलब है कि अगर कोई बराबर चीज़ें हैं कि ये है और ये है, ये बराबर बराबर हैं, ठीक है, आपस में, इनको ऐसी चीज़ों से जोड़ा जाए जो कि आपस में बराबर हैं, तो जो इनका मिलाकर बनेगा, ठीक है, मिलाकर यहीं पे लगा देते हैं इसको, तो जो मिलाकर बनेगा ये भी आपस में बराबर होंगे। यानी अगर a बराबर है b और c बराबर है d, तो a प्लस c बराबर होगा b प्लस d। आप नोट करते जाओ साथ साथ में ये सारी चीज़ें, ओके। अब बात करते हैं तीसरी एक्सियोम की, तीसरी अभिग्रहित की। ओके, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये और ये चीज़ें हैं बराबर। अब हमें घटाना है, तो हमने क्या किया, इसमें से कुछ काट दिया। देखो ये पहले बराबर थे, ठीक है ना, इसमें से मैंने इतना हिस्सा काट दिया, जितना यहाँ से काटा उतना यहाँ से भी काटा।
तो जो अब ये बची हुई चीज़ें हैं ये आपस में बराबर होंगी, ये यूक्लिड ने इस कथन में कहा है, ठीक है ना। तो ये जो हैं आपस में बराबर होंगे, यानी अगर a बराबर b है, c बराबर d है, तो a माइनस सी बराबर होगा b माइनस डी। ये है प्रॉपर इसका नॉर्मल एल्जेब्रिक वे, बीजगणितीय तरीका, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको यहाँ से मिटाते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ सकती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, न कम न ज़्यादा, तो ये बराबर होंगी, ठीक है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये बराबर होगी रेड लाइन की, तो ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये ए बी थी और ये सी डी, तो यहाँ पे ए बी बराबर होगा सी डी, ओके। दूसरी बात हम यहाँ पर ये भी इसका यूज़ कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो ये चीज़, यहाँ पर मैंने इसके टुकड़े कर दिए, ये है ए बी सी डी, तो यहाँ पर मैं, ये सीधी रेखा है, ठीक है, इसको सीधी रेखा मानो, मैंने थोड़ा टेढ़ी बना दी बट ये सीधी रेखा है। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए बी है प्लस बी सी है प्लस सी डी है, ये बराबर होगा ए डी के, और ये भी किसकी वजह से है, इसी की वजह से है। क्यों? क्योंकि ए डी जो रेखा है ये संपाती है किसके, इसके संपाती है, इन तीन टुकड़ों के संपाती है, ठीक है ना। इनको मिला देंगे तो इनके संपाती, तो इसलिए ये आपस में बराबर है, ये ध्यान रखना। अच्छा, पांचवा है पूर्ण अपने भाग का बड़ा होता है, तो ये तो खैर बेसिक सी बात है, नहीं बेसिक अभी लग रहा है हमें, उस समय नहीं थी बेसिक। तो कहने का मतलब ये है, पूर्ण का मतलब जैसे कोई पिज्ज़ा है, ये तो पूर्ण है, मैंने आपको शुरू में बताया था ना, और इसका जो स्लाइस है ये इसका एक भाग होता है, तो पूर्ण भाग से बड़ा होता है, तो जो पिज़्ज़ा है वो तो अपने स्लाइस से तो बड़ा ही होगा ना, तो इसीलिए ये बात सत्य है। एक ही वस्तुओं के दुगने बराबर होते हैं, तो अगर कोई वस्तु ये है, ठीक है ना, एक ही तरह की वस्तुएं हैं यानी, तो इनकी लंबाई बराबर है, पहले इनको अगर दुगना कर देंगे तो वो भी बराबर होंगे, तो इनको हमने दुगना कर दिया है और ये भी आपस में बराबर होते हैं, ये कहा गया है। यानी अगर a बराबर है b के तो 2a बराबर होगा 2b के, ठीक है, ओके। अब इसके बाद लास्ट है 7th, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो एक ही वस्तु यानी ये एक ही वस्तु मतलब जो एक ही तरह की दिखने में है बिल्कुल, तो उनके आधे परस्पर बराबर होते हैं, तो इनका आधा करो, तो जो इनके आधे आधे हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यानी अगर a और b बराबर है तो इनके जो हाफ होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना, समझ आ गई बात। अब बात करते हैं अभिधारणाओं की। तो पहली अभिधारणा है, एक ही बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यानी एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, तो इनको मिला के हम केवल एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों बिंदुओं को मिला के केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये कहा गया है। और एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय, ये दोनों का मतलब एक जैसा है, एक ही रेखा, अद्वितीय का मतलब है कि एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक से अधिक नहीं। एक शांत रेखा, शांत का मतलब ये है कि जो अपनी जिसकी लंबाई फिक्स हो रखी है वो शांत है, ठीक है ना, एक शांत रेखा ये बिल्कुल फिक्स लंबाई है। इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो यानी इसको हम यहाँ भी बढ़ा सकते हैं और इसको यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और ये देखो आजकल कितनी रेलेवेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेखा की कोई लंबाई नहीं होती है, ये बिल्कुल अनंत लंबाई की रेखा होती है। अच्छा, 4th है, किसी केंद्र और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई बिंदु है और यहाँ पर एक लंबी लाइन है, इसको त्रिज्या मान लो, तो हम आराम से वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम एक इस पर वृत्त बना सकते हैं। ऐसा इस कथन का मतलब है कि हमें अगर हमारे पास कोई केंद्र है और त्रिज्या है तो उस पर हम एक वृत्त बना सकते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं,
तो ये समकोण है, ये समकोण है, तो ये सभी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंत कोण इस प्रकार बनाए कि इन कोणों को मिलकर योग दो समकोणों से कम हो। अब देखो समकोण 90 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। देखो कहने का उनका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि दो रेखाएं हैं। अब ये जो रेखाएं हैं, एक ये तीसरी रेखा है। अच्छा, आप जानते हैं कि ये 90 से ज़्यादा है, ये भी 90 से ज़्यादा है। इनको आप प्लस करोगे तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये 180 से ज़्यादा हो जाएंगे। और आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। आपको लगता है कि कभी मिलेंगे, ये इधर जा रहा है ये, और इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, कभी नहीं मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम इस तरफ देखें, आप देख सकते हैं कि ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, और इनको प्लस करेंगे हम तो ये दोनों मिलके 180 से कम होंगे। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इनको बढ़ाएंगे तो आराम से कभी ना कभी ये ज़रूर मिलेंगे। तो किस ओर मिलेंगे, किस ओर मिला, उस ओर मिले ये दोनों रेखाएं जिस ओर योग 180 से कम है। ठीक है ना। और यहाँ पर योग 180 से अधिक था तो इसलिए यहाँ नहीं मिले और यहाँ मिले, यही कहा गया है। ठीक है ना। ओके, अब हम करते हैं पहला एग्जाम्पल। ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित तीन बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच स्थित है। सिद्ध कीजिए ये। तो यहाँ पर हम किस तरह से सिद्ध करेंगे, मैंने आपको बताया था ना ये वाला, यहाँ पर कौन सा था वो, समपाती वाला, ये फोर्थ, और यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। तो यहाँ पर हम वही अप्लाई करेंगे। तो हम ये लिखेंगे कि ए बी, उससे पहले लिखो यूक्लिड की के चौथे अभिग्रहित से ए बी, चूंकि ए बी प्लस बी सी जो है, यानी ये ए बी है और ये बी सी है, एक तो ये, और तीसरा है ए सी, यानी ये पूरा का पूरा, ये आपस में संपाती हैं, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रखे हैं। यानी अगर मैं बोलूं कि ए बी एक अलग डंडी है, बी सी अलग है, एक अलग छड़ है, और फिर ए सी एक अलग छड़ है, तो आप जानते हैं ना कि ए सी जो छड़ है बिल्कुल उसने ए बी प्लस बी सी को ढक दिया है। तो ये आपस में यानी परस्पर संपाती हैं। ठीक है ना। इसीलिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। क्यों? क्योंकि जो परस्पर संपाती होते हैं ये आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है। जो यहाँ पर चौथी अभिग्रहित है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, संपाती होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब दूसरा उदाहरण है। सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो एक हम रेखाखंड बना देते हैं। ये हमने रेखाखंड बनाया। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि यूक्लिड ने एक अभिधारणा दी। कौन सी अभिधारणा? तीसरी वाली। आपको याद रखना है कौन सी अभिधारणा, ये किसी केंद्र और कोई त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या किया, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर पहले ए को केंद्र लिया और जो ए बी है उसको ली त्रिज्या और एक चाप बना दिया। ठीक है। तो यहाँ पर एक चाप ऐसा खींच दिया, प्रकार से ऐसा चाप खींच दिया। ठीक है ना। यहाँ पर रख के
और ये जो प्रकार इस तरह से जाता है, तो यहाँ से चाप खींच दिया, ठीक है ना। ओके, और अब क्या किया, बी को केंद्र मान के जो ए बी है उसको त्रिज्या ली और फिर से चाप खींचा, यानी अब इस बार इसको केंद्र माना, बी को, समझ रहे हो, और एक ए बी को त्रिज्या मानकर ये चाप खींच दिया, ठीक है। अगेन प्रकार रख के ऐसे और चाप खींच दिया, ये दोनों मिलते हैं सी पे। अच्छा, अब हम मिलाएंगे ए से सी को और बी से सी को, ठीक है। ओके, तो यहां पर अब आपको लिखना है कि जो ए सी है ये बराबर है ए बी के। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। ए बी को चाप मान के तो खींचा था, ये जो चाप हमने खींचा था, ठीक है ना, ए बी को त्रिज्या मानकर। इसके अलावा जो बी सी है ये भी ए बी के बराबर है, क्योंकि फिर से हमने ए बी को त्रिज्या मानकर चाप खींचा था। तो यूक्लिड की जो, अब आपको पता है कि ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो इससे क्या होगा, अब ये कौन सी अभिधारणा थी, सबसे पहली वाली अभिग्रहित। जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये वाली अभिग्रहित जो है हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यूक्लिड की पहली अभिग्रहित से, पहली अभिग्रहित से। तो अब आपको पूरा लिखना है कि जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ पे लिख के और फिर हम लिख देंगे कि ए सी बराबर है बी सी के, ठीक है ना। तो जो ए सी और बी सी ये हमें बराबर मिल चुके हैं, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है ये बराबर है बी सी के और ये बराबर है ए सी के, क्योंकि ए बी और बी सी तो पहले ही बराबर हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी सी है ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें लगी, एक तीसरी अभिधारणा यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तीसरी अभिधारणा कि किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है। तो एक तो ये है और दूसरा जो पहली अभिग्रहित है उसका प्रयोग हुआ है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा। इसी के साथ इंट्रोडक्शन इसका फिनिश होता है और अब बाकी दो वीडियोज़ में इसकी एक्सरसाइज कवर होंगी, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।